हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी में पार्ट 3 लेके आ रखे हैं। पार्ट 1 और 2 हम पहले भी आप करवा चुके हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियाँ विवर्तनिकी हलचलों द्वारा निर्मित है। विवर्तनिकी हलचलें ये होती है, जो हमारा अर्थ सरफेस है वह बड़ी बड़ी मेजर प्लेटों से बन के, बड़ी और छोटी प्लेटों से बना हुआ है, जो फ्लोट करती रहती है, मतलब जो लावा के ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, तो उनसे कुछ आकृतियाँ बनती है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो ज्वालामुखी जो पर्वत बनते हैं बिल्कुल वहीं बनते हैं जहाँ फॉल्ट लाइन होती है, जैसे रिंग ऑफ फायर सा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको सबको पता ही है, तो पहला सही है। दूसरा, फॉल्ट भी वहीं बनते हैं। वलय मतलब फोल्ड माउंटेन, जहाँ फोल्ड माउंटेन कहाँ बनेंगे, जहाँ प्लेटें गतिशील हो, तो फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय। नंबर 4, जो गर्त होता है ट्रेंच, वो भी वहीं बनते हैं जहाँ फॉल्ट लाइन होती है। तो ये चारों की चारों क्या है, विवर्तनिकी हलचलों द्वारा निर्मित है। तो ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। आगे देखते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह के कंपन के लिए जिम्मेदार। जब भूकंप आता है तो बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। तो भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 1 बाई 1 देखें। तो इसमें पहला है, पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ भूकंप की ऊर्जा मुक्त, जहाँ से भूकंप की ऊर्जा मुक्त होती है, वह क्या है, अधिकेंद्र है। तो आप देखिए अधिकेंद्र के बारे में, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर। माना ये हमारा धरातल है, ठीक है, और यहाँ कोई फोल्ड लाइन है, मतलब धरातल के नीचे, और यहाँ पे मतलब आपस में टकराव हुआ प्लेटों का नीचे, तो यहाँ अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये क्या है, फॉल्ट लाइन। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इस बिंदु को क्या कहते हैं। तो जो जहाँ जहाँ पे सबसे पहले भूकंप जिस फॉल्ट लाइन पे आता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे केंद्र, भूकंप का केंद्र, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं हाइपोसेंटर। कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाइपोसेंटर या फोकस क्या है। ठीक है, फोकस पर वो जो अधिकेंद्रीय है, जहाँ पे सबसे पहले धरातल पर भूकंप फील किया जाता है, मतलब धरातल पे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भूकंप सबसे पहले फील किया जाएगा, उस बिंदु को कहते हैं अधिकेंद्र। इसका इंग्लिश में है नाम ईपी सेंटर। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये क्या पूरा पृथ्वी के भीतर, तो पृथ्वी के भीतर तो क्या है, हाइपोसेंटर या फोकस है। तो पहला तो गड़बड़ है। दूसरा देखिए, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा का अनुभव होता है वह अधिकेंद्र कहलाता है, मतलब वह एपिसेंटर कहलाता है। तो ये सही है, तो B1 इज़ राइट आंसर। थर्ड वन देखिए, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम क्षति पहुँचाने के लिए बॉडी वेव्स जिम्मेदार है। ठीक है, जब भूकंप आता है तो उस भूकंप तरंगों को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये भूकंपीय तरंगे हैं। ठीक है, वेव्स 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ बॉडी वेव्स, जिन्हें पिंडीय तरंग कहते हैं। नंबर 2 धरातलीय तरंगे, सरफेस। ठीक है, जो बॉडी वेव्स हैं ये क्या होती है, पी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और ये क्या है, लव एंड रेले, लव एंड रेले वेव्स। ठीक है, जो बॉडी वेव्स जो होती है वह सिर्फ भूकंप का केंद्र पता करने के लिए, और भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का आ रहा है उसका पता चलता है उससे, लेकिन जो उसका डिजास्टरस जो तरंगे होती है जो धरातल पे चलती हैं, ऐसे 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 धरातल के सरफेस पे ही ये तरंगे फैलती है, तो ये क्या है, सरफेस वेव्स है। तो सरफेस वेव क्या होती है, ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है पृथ्वी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये आंसर गलत होगा, क्योंकि बॉडी वेव्स नहीं है जिम्मेदार, उसके लिए क्या है, सरफेस
वेब्स जिम्मेदार हैं। तो राइट आंसर क्या है, बी। पृथ्वी का वह बिंदु जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा का अनुभव होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है, मतलब एपिसेंटर कहलाता है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। पर्वत निर्माण गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, में राइट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पर्वतीय गतिविधियाँ पृथ्वी पर होने वाली ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर गतियाँ हैं। ये बिल्कुल गलत है, परपेंडिकुलर नहीं, क्षैतिज गतियाँ होती है। जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ जाती है तो वहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो पर्वत निर्माण की गतिविधियों से धरातल पर है ना, धरातल पर बलन बनते हैं, बिल्कुल सही है। जब जो पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, जब ये प्लेटें एक दूसरे की तो उस पर क्या बनते हैं, फोल्ड बनते हैं। तो वही फोल्ड क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं। तो राइट आंसर इज़ बी। अगला स्टेटमेंट देखिए, पर्वत निर्माण गतिविधियाँ ज्वालामुखी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार हैं। पर्वत निर्माण गतिविधियाँ नहीं, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ हैं ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार। तो ठीक है, ये भी गलत है। तो ये तो गलत है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो राइट आंसर इज़ ओनली बी। आगे बढ़े। पृथ्वी पर उपस्थित शील्ड ज्वालामुखी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज्वालामुखी जो बनती है प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों से बनती है। और ज्वालामुखी को हम स्ट्रक्चर बेस्ड और उसके इरप्शन बेस के हिसाब से दो टाइप में बांटते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस तो यही है जो शील्ड टाइप ज्वालामुखी है, और जो इरप्शन होता है उसमें 3 टाइप से बांटते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या है देखिए, कैनोज है ना, ठीक है। ये तो हो गया, एक हो गया इरप्शन बेस्ड मतलब उद्गार के हिसाब से, है ना, इरप्शन बेस्ड। और एक हो गया स्ट्रक्चर, कि उनकी आकृति किस हिसाब से है, ठीक है, उन चीज़ों के साथ, ठीक है। तो इरप्शन के हिसाब से आपको पता ही है, एक हिंदी में क्या कहते हैं, जागृत ज्वालामुखी, जागृत। एक होता है सुषुप्त, जो कि सोया रहता है और अचानक से जागता है, वो होता है सुषुप्त। और एक इंस्टिंक्ट होता है, मतलब लुप्त हो चुका है, जो शांत ज्वालामुखी या लुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो जागृत ज्वालामुखी आपको पता है स्ट्रानबोली है इटली में, जैसे कि मेडिटेरियन ओशियन का क्या कहते हैं, लाइट हाउस कहते हैं। ये भी आपको कई बार पूछा गया है, एसएससी के एग्ज़ामों में भी पूछा गया है, ठीक है। और सुषुप्त तो आपको पता ही है, सुषुप्त ज्वालामुखी जो रह के उद्गार करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, सुषुप्त में डोरमेट वोल्केनो, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोरमेट वोल्केनो। अब इसमें इसका एग्जांपल है विसूसियस ज्वालामुखी आपको, और ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अब हम इसमें चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, एक तो होता है शील्ड स्ट्रक्चर, शील्ड टाइप ज्वालामुखी, है ना, शील्ड टाइप। नंबर 2 इज़ कंपोजिट, मतलब मिश्रित, कंपोजिट। कैंडेरा, सिंडर कोन मतलब शंकु के आकार का सिंडर कोन। और लावाडोम्स, चौथा है लावाडोम। इन्हें ना एक और प्रकार के भी बांटते हैं, जिसमें फिशर ज्वालामुखी आते हैं, मतलब दरारी उद्गार टाइप का। तो उसमें भी इसके हिसाब से फिर लावा के हिसाब से भी ज्वालामुखी को बांटते हैं 2 टाइप में। एक होता है एसिडिक, मतलब जिसका क्षारीय वो अम्लीय लावा होता है, और एक का क्षारीय लावा होता है। तो उस हिसाब से बांटा गया, ठीक है। तो लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम देखेंगे शील्ड टाइप ज्वालामुखी क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जो शील्ड टाइप ज्वालामुखी होता है, ये लार्ज साइज़ में होते हैं, ये काफ़ी फैले हुए होते हैं, लार्ज साइज़ में होते हैं। ये ऐसे चपटे टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये जो बिल्कुल ऊंचा माउंटेन उसके वो होता है कंपोजिट और सिंडर कोन, है ना। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी है, इसका जो लावा होता है बेसिक होता है, मतलब क्षारीय बेसाल्टिक होता है। जो क्षारीय लावा होता है तो इसकी फ्लूइड जो होती है तेज़ी से बहने की होती है, और जो अम्लीय लावा होता है उसमें हाई विस्कस फोर्स होता है, मतलब उसका श्यानता हाई होती है, तो वो गाढ़ा होता है तो धीरे धीरे बहता है। और जो ये बेसिक बेसाल्टिक लावा होता है, मतलब बेसिक क्षारीय लावा होता है, वो तेज़ी से बहता है। इसमें लेस सिलिका होती है, ठीक है, लेस
सिलिका मतलब इसमें रेत कंटेंट कम होता है, और जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी वाला लावा होगा उसमें हाई हाई होता है सिलिका। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चले देखते हैं वन बाय वन। सिल्ड ज्वालामुखी सबसे बड़े प्रकार के ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः तरल बेसाल्ट से बने होते हैं। तरल होगा क्योंकि इसका क्षारीय बेसाल्ट है, इसलिए यह तरल होगा। ये तेज़ी से बहने वाला है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा सही नहीं है। तो इन ज्वालामुखी की विशेषता अत्यधिक विस्फोटक विस्फोट है, ये इनकी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, ये कंपोजिट और सिंडर कॉर्न की क्वालिटी है। तो इसका जो इस प्रश्न के हिसाब से कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला होगा। ये दोनों स्टेटमेंट इसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी है किसकी, सील्ड ज्वालामुखी की, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना कौन सा सही नहीं। तो ओनली 3 स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र में बाह्य जनित घटना और तीव्रता को प्रभावित करता है। बाह्य जनित घटना क्या होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बारिश आ रही है, ये क्या बाह्य जनित घटना है जो कि पृथ्वी में परिवर्तन लाती है ना। और जो इंडोजेनिक होती है, जैसे लावा हो गया वो ज्वालामुखी बनता है, प्लेट टेक्टोनिक हो गया वो इंडोजेनिक घटना है, वो हमें दिखती नहीं, वो पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो बाह्य जनित घटना और उसकी तीव्रता को कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती है, उसके बारे में हम वन बाय वन स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्या है, किसी क्षेत्र में वनस्पति का घनत्व और प्रकार। आप देख सकते हैं किसी क्षेत्र में अगर वनस्पति का घनत्व हाई है और किसी क्षेत्र में नहीं है, तो वहाँ ताप और वर्षा का और हवा का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी करेक्ट है। किसी स्थान की ढलान और ऊंचाई, जो जितना हाई रहेगा, ऊंचा प्लेस रहेगा, वहाँ पे हवा, प्रकाश, बारिश ये तेज़ी से असर डालेंगे, जो कि एक्सोजेनिक घटनाएं हैं। तो ये भी करेक्ट है। चट्टानों के प्रकार और संरचना। चट्टानों का जो प्रकार होता है, जो चट्टानों की जो अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती है, आप कायांतरित, रूपांतरित, आग्नेय, जो ये चट्टानें और जो ऊपर धरातल पे मौजूद हैं, उन चट्टानों पे जो सूरज का प्रकाश, हवा, पानी अलग अलग ढंग से प्रभाव डालती है, आपने देखा है, जिसमें अपक्षय, अपर्दन ये क्रियाएं आती है। तो ये तीसरा भी करेक्ट है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये इंडोजेनिक है। तो 1 2 3 इज़ करेक्ट आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से अभी देखें हम अपक्षय और अपर्दन की चर्चा कर रहे थे। अपक्षय मतलब किसी एक ही स्थान पे रहेगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी से या फिजिकल उससे क्या उसका अपक्षय करना है ना, प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। चट्टानों को उनके स्थान से बाहर, ये तो गलत है, ये तो उनको ये तो मैनुअल काम हो गया, ये तो गलत स्टेटमेंट है। पहाड़ी ढलानों से चट्टानों का परिवहन, ये भी गलत है। दबाव, तापमान के प्रभाव से चट्टानों का यथास्थिति विघटन, अगर कहीं पे चट्टानें हवा, पानी, ताप से उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके हिसाब से उसके अपक्षय धीरे धीरे होता रहता है, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। तो ये वाले स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड को बढ़ावा देने में सहायक है। मूसलाधार बारिश बिल्कुल देती है, अगर भूकंप या विस्फोट से भी वहाँ लैंडस्लाइड होता है, जैसे हमने नेपाल में देख चुके हैं 2015 में। ढलान की प्रवणता में वृद्धि, अगर ढलान तेज है तो उससे भी लैंडस्लाइड बढ़ता है। प्राकृतिक वनस्पति को हटाना, अगर किसी क्षेत्र की स्पेशल वनस्पति को हटा के, जैसे आजकल हम रोड बनाने के लिए वहाँ से पेड़ों को हटा रहे हैं, तो वहाँ पर भूस्खलन बढ़ रहा है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो ऑल स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करिए। ये 2013 में पूछा, वैसे पुराने प्रश्न भी कहीं ना कहीं यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ामों में पूछे हैं, तो ये मेरे को ध्यान था तो मैंने लिख दिया। 2013 में पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है कि उपरोक्त विकल्पों में से कौन से विकल्प पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। देखिए वन बाय वन। विद्युत चुंबकीय विकिरण से क्या होता है, जलवायु प्रणाली संचालित होती है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, हवा का निर्माण हो रहा है, तापमान का भिन्नता हो रही है, ये क्या पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन ला रहे हैं। ठीक है, ये तो राइट आंसर है। आप देखिए भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाते हैं। भूतापीय ऊर्जा वहाँ होती है जहाँ क्या संवहनीय धारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में बह रही है, वहाँ क्या होता है, क्या मैग्मा की गतिविधियाँ नीचे हो रही है, उससे क्या भूतापीय ऊर्जा, देखा होगा आपने कि भूतापीय ऊर्जा के कारण तो कहीं पे पानी गर्म आता है,
तात पानी हो गया आपका, गौरीकुंड में देखा होगा आपने, है ना। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे क्या ज्वालामुखीय गतिविधियाँ होती है, अर्थक्वेक आते हैं, और पर्वत निर्माण कार्य में भी भूतापीय ऊर्जा का सहयोग है। तो भूतापीय भी पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण बल तो कि तभी तो किसी चट्टानों का ऊपर से नीचे गिरने की प्रक्रिया हो पाती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही। तो ये भी पृथ्वी के धरातल पर गतिशील परिवर्तन लाते हैं। प्लेट परिवर्तन, इससे तो अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, ये सब होते ही है। और पृथ्वी का घूर्णन से ही कोरियालिस फोर्स बनता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो कोरियालिस फोर्स नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, हवाओं का बहना रुक जाएगा, ये सारी गतिविधियाँ रुक जाएंगी। और पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात हो रहा है, दिन रात के कारण ही तापमान का वेरिएशन हो रहा है, तापमान के वेरिएशन से ही पृथ्वी के जो आंतरिक उस मतलब बाह्य संरचना में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये भी सही है। पृथ्वी का परिक्रमण, ये भी सही है। जब पृथ्वी का परिक्रमण होता है तो मौसमी गतिविधियाँ होती है ना। ये तो आपको पता ही है कि कभी गर्मियों का मौसम है, कभी ठंडियों का मौसम है, और कभी बरसात। ये क्यों हो रही है, तो पृथ्वी के परिक्रमण इसका कारण है। इसी के कारण वहाँ के वेजिटेशन में अंतर आता है। कहीं पे आपने देखा होगा कि बर्फ़ पड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो सारी धरातलीय जो पृथ्वी पे धरातलीय गतिशील परिवर्तन लाती है, वो इसमें पृथ्वी का परिक्रमण भी जिम्मेदार है। तो ऑल स्टेटमेंट इज़ करेक्ट आंसर। अच्छा प्रश्न था, 2013 में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। महाद्वीपीय बहाव कहो चाहे विस्थापन की प्रारंभिक अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि अक्सर हम महाद्वीपीय, जब भी हम महाद्वीपीय क्या पढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो हम अल्फ्रेड वेगनर का नाम सुनते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसमें हम किसका नाम जानते हैं, अल्फ्रेड वेगनर का, है ना। पर लेकिन आपने कभी इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एनसीईआरटी किताब में मेंशंस है। तो इन चीज़ों को हमने आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि अब्राहम आर्टेलियस ने 1550 के आसपास महाद्वीपों की भाव की अवधारणा प्रस्तुत की। क्यों, उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं सारे महाद्वीपों के कोने एक जैसे मिल रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये पहले जुड़े हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने इसके बात धरी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात धरी, तो उस हिसाब से ये सही है। दूसरा था एंटोनियो पेलिग्रिनी ने, जो फ्रेंच नागरिक था, इसने देखा कि अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के मानचित्रों को मिलाया, कोने दर कोने मिलाया, और उन्होंने एक जुड़ा हुआ आइलैंड बनाया। तो ये भी सही है। तो बोथ आर स्टेटमेंट इज़ करेक्ट आंसर। ये इससे पहले के सिद्धांत, ये 1800 कुछ का है, ये 1500 कुछ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसका जो प्रतिपादक है अल्फ्रेड वेगनर जी है, और 1912 में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या कहा, एक बड़ा सा लैंड मास है, जिसे कि उन्होंने क्या किया, सुपर कॉन्टिनेंट, ये क्या है, पेंजिया है ना। और ये महासागर है जिसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, पैंथालासा। ये तो आप सभी को पता होगा। और धीरे धीरे क्या, किन्हीं फोर्सों के कारण ये पेंजी आइलैंड दो भागों में टूटा। लॉरेंसिया लैंड या गोंडवाना लैंड दो भागों में टूटा। तो ये इन्होंने कहा। तो अल्फ्रेड वेगनर के इस सिद्धांत के बारे में हम इस प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, बिल्कुल था, जो 200 मिलियन वर्ष पहले दो भागों में टूटा। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है। पैंथालासिया एक महाद्वीप है, पैंथालासा एक महाद्वीप नहीं, एक महासागर था। ठीक है, उनके हिसाब से, जिसके ऊपर पेंजिया महासागर के ऊपर तैर रहा था। ये उल्टा हो गया ना, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। मैं इसके बारे में हम डिफरेंट क्लास लाएंगे, जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए, और उन्होंने उसके बाद क्या क्या कौन कौन से, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी आई थी, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिपादित किया कि महाद्वीपीय के विस्थापन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा बल है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, जब पृथ्वी का जब घूर्णन होता है ना, मतलब, तो उसी से पोलर फ्लिंग फोर्स उत्पन्न होता है। पोलर फ्लिंग मतलब अधिकेंद्रीय बल, है ना, जो अधिकेंद्रीय बल होता है ना, ये घूर्णन से अधिकेंद्रीय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। जिसकी ये कोई चीज़ घूम रही है, तो
ये देखिए, आपने कभी देखा होगा 9th 10th में किताब में रहता था कि रस्सी घुमाओ तो ऐसे ऐसे कोई चीज़ बांध दो, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसको पोल से दूसरी तरफ धकेलने की होती है। इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। तो उन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी के घूर्णन से जो अपकेंद्रीय बल आ रहा है, उससे क्या हुआ, पृथ्वी एक तो बल्कि हो गई, कहाँ? इक्वेटर के पास चौड़ी हो गई, और ध्रुवों पे उसका संकुचन हुआ है। और इससे क्या हुआ कि जो पेंजिया आइलैंड था जो टूटा, तो वो उसने ध्रुवों से धकेल के उसे इक्वेटर के पास ले आया। ठीक है, किसके हिसाब से? अल्फ्रेड वेगनर के हिसाब से। नहीं, तो एक बल तो ये होगा, ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या, चंद्रमा का भी अपना एक फोर्स होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। उससे क्या समुद्र में क्या आता है? ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा। अब आप कहेंगे कि सूर्य भी तो है लेकिन सूर्य का उतना असर नहीं होता क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी पे, और उससे क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। उससे भी क्या, ये आइलैंड, ये जो कॉन्टिनेंट थे, सुपर कॉन्टिनेंट का, ये विस्थापित हो गए किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरे का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पृथ्वी पर मौजूद प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट, प्लेट टेक्टोनिक है ना, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी पर 6 प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट है, 6 नहीं है, कितनी है? 7 है। इस चीज़ को याद रखना। 7 कौन कौन सी है? 7 मेजर प्लेट्स, है ना, इनको याद रखना जरूरी है। एक तो हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन, नंबर 2 इज़ पैसिफिक, नंबर 3 इज़ अफ्रीकन, फिर आ गया यूरेशियन, फिर आ गया नॉर्दर्न अमेरिकन, फिर आ गया सदर्न अमेरिकन, फिर आ गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका प्लेट मतलब साउथ पोल की प्लेट है ना। नॉर्थ पोल को कहते हैं आर्कटिक ओशियन, और साउथ में क्या है? अंटार्कटिक ओशियन। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने, है ना। तो 6 नहीं 7 प्लेट है। नजका प्लेट सबसे प्रमुख प्लेट नहीं है, ये छोटी प्लेटों में आता है। नजका प्लेट प्रमुख विवर्तनिकी प्लेटों में महाद्वीपीय और महासागर दोनों शामिल है। ये स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या है? महासागरीय प्लेट भी है तो महाद्वीपीय प्लेट भी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, उसकी अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा रखी गई। ये बिल्कुल सही है। तीनों ने अपने अपने टाइम पे प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा रखी 1967 में। जो स्थल मंडल है जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल होते हैं। जो लिथोस्फीयर है, आपको मैंने प्रीवियस जो एमसीक्यू सीरीज थी उसमें बताया था, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये किसके ऊपर तैर रहा है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, दुर्बलता मंडल के ऊपर, जिसे क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। ठीक है। और जो ये लिथोस्फीयर बना है स्थल मंडल, ये किस किस से बना है? मैंने पहले भी बताया था कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल किससे बना है? क्रस्ट भूप्रपटी, भूप्रपटी प्लस मेंटल, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस, ये दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है। तीसरा क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब समुद्र तल के फैलाव की अवधारणा अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित की गई। इसकी अल्फ्रेड वेगनर हमने पहले कहा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से जुड़े हुए थे। हेनरी हेज ने दी है। किसकी? सी समुद्र तल फैलाव की अवधारणा किसने दी है? हेनरी हेज ने। इस चीज़ को याद रखना है आपने। इन चीज़ों के लिए हम डिफरेंट क्लासेस लाएंगे थ्योरी के लिए, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी अवधारणा किसने दी और उसने उसमें क्या क्या कहा है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अभी एक प्रश्न और बाकी है। लास्ट प्रश्न देखिए। प्रशांत जो है पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर के बारे में है। जो पैसिफिक ओशियन देखिए, ये आपका
ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, कुछ ऐसी है ना। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ से मैक्सिको, ये नॉर्दर्न अमेरिका है ना, ये उसका अलास्का वाला क्षेत्र है ना। ये आपका आ गया रसिया का कमचटका आइलैंड, थोड़ा और पास होना चाहिए। ये आपका जापान आ गया, इधर आपका फिलीपींस, वियतनाम, फिर इधर इंडोनेशिया, ऐसे। ठीक है, तो जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक मेजर प्लेट, पैसिफिक प्लेट्स। और यहाँ आपकी हो गई नॉर्दर्न अमेरिका की प्लेट, यहाँ हो गई सदर्न अमेरिका की, और यह हो गई यूरेशियन प्लेट। अब जो पैसिफिक प्लेट है ये क्या है, भारी है ना। तो पैसिफिक ओशियन की प्लेट इधर भी मूव कर रही है, तो इधर भी मूव कर रही है ना, कभी इधर कभी इधर। तो ये क्या, इस मतलब आगे बढ़ रही है इस तरीके से पुश होके, ये बड़ी होगी तो इन दोनों के नीचे क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। सबडक्ट मतलब इसके नीचे छेपित हो रही है, क्योंकि ये क्या, ये महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट क्या होती है, बेसाल्टिक लावा से बनी होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। और जैसे आपने देखा होगा गद्दा रुई, ये रुई का पहाड़ है और इसके नीचे ये पत्थर है, तो पत्थर क्या हमेशा रुई के नीचे जाएगा, तो ये हार्ड है, तो ये इसके नीचे छेपित हो रही है, किसके, इनके नीचे छेपित हो रही। इससे क्या हो रहा है, पैसिफिक ओशन घटता जा रहा है। मतलब फ्यूचर में क्या होगा, ये हो सकता है ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाएं, पे ये धीरे धीरे पैसिफिक प्लेट इनके नीचे छेपित हो जाए। तो उस हिसाब से इस पे क्या बन रही है, एक फोल्ट लाइन बन रही है। ये आ गई आपकी फोल्ट लाइन, ये आपकी आ गई अलास्का से होते हुए, फिर यहाँ रसिया के कमचटका आइलैंड, जापान, ये आपका फिलीपींस, वियतनाम, ये इंडोनेशिया, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ज्वालामुखी की, देखिए आप इक्वाडोर में देखा होगा आपने, ये अलास्का में देखा होगा, इधर ये जापान में देखा होगा, यहाँ ज्वालामुखी भी है, और क्या है, इधर भूकंप के क्षेत्र भी है। ये इससे क्या हो रहा है, ये प्लेट हमेशा एक्टिव है। ये अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले फिलीपींस में भी आया था एक, वो आया था क्या कहते हैं, अर्थक्वेक आया था। तो ये मैरियाना ट्रेंच की उसका क्या था, सेंटर था, उससे क्या है 7.3 की लमसम वहाँ पे वो आया अर्थक्वेक। तो ये प्लेट ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी भी है, आपने इंडोनेशिया में भी ज्वालामुखी है, फिलीपींस में भी ज्वालामुखी है, और यहाँ अर्थक्वेक भी फ्रीक्वेंटली आते रहते। तो इसे इसलिए क्या कहा है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये मतलब एक हमेशा धधकता हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखें, मध्य महासागरीय कटक उथले भूकंपीय क्षेत्रों और अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी की विशेषता रखते हैं, ये तो गलत है। महासागरीय गर्तों में गहरे स्तर पर भूकंप आते हैं, ये सही है। देखिए ट्रेंच जहाँ होगा वहाँ महासागरीय गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने अभी मेरियाना ट्रेंच का जिक्र किया, क्योंकि उसी के पास भूकंप का केंद्र था, मतलब भूकंप का हाइपो सेंटर, फोकस पॉइंट था, और एपी सेंटर मतलब धरातल यहीं पे फील हुआ, और केंद्र जहाँ भूकंप आया उसके नीचे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और सी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो अर्थक्वेक, आज हमने अर्थक्वेक से जुड़े हुए प्रश्न देखे। अर्थक्वेक है ना, पहले दिन भी मैंने अर्थक्वेक के बारे में देखा, हमने वोल्केनो से जुड़े हुए देखे, वोल्केनोस है ना, वोल्केनिज्म से जुड़े हुए प्रश्न देखे। थोड़ा बहुत हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग इनसे जुड़े हुए और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर चर्चा की। लेकिन ये सिर्फ प्रश्नों के हिसाब से कि इसकी डिटेल क्लासेस में तब लाऊंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ेंगे, तो इसकी डिटेल क्लासेस हम 1 बाय 1 करके लाएंगे, ताकि समझने में आसानी हो। आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में बने रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। आज के लिए इतना बहुत है, नमस्कार।